स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं लियोनार्डो दा विंची जी के बारे में उनका संक्षेप जीवन परिचय। जिस दिन लियोनार्डो दा विंची पैदा हुए उस दिन उनके दादाजी ने अपनी डायरी में गर्व से यह लिखा, शनिवार अप्रैल 15, 1452 को रात 10:30 बजे मेरे घर पर पोते का जन्म हुआ। वो मेरे बेटे सेर पिएरो को बेटा है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म विंची इटली में हुआ था, जो विंची शहर है वहाँ पर हुआ। इटली में एक विंची शहर वहाँ पर हुआ था। उसके परिवार ने अपने शहर के नाम को ही अपने परिवार का उपनाम बनाया। ये उनके दादाजी हैं जो लिख रहे हैं विंची जी के बारे में। लियोनार्डो के माता पिता ने शादी नहीं की थी। शुरू के पहले कुछ महीने उनकी माँ कैटरीना ने उसकी परवरिश की, पर बाद में लियोनार्डो अपने पिता के माता पिता यानी दादा दादी के साथ रहने चला गया। एक छोटे बच्चे के होने के से हमारा घर दोबारा खुशियों से भर गया, दादी मुन्ना लूसिया और ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। लियोनार्डो के पिता सेर पिएरो एक व्यस्त वकील थे। पिता ने दोबारा शादी की। वो अक्सर बाहर ही रहते थे। लियोनार्डो की माँ कैटरीना पास में ही रहती थी, इसलिए लियोनार्डो उनसे अक्सर मिलने जाया करते थे। कैटरीना ने भी दोबारा शादी की और उसके बाद में 5 बच्चे हुए। लियोनार्डो के चाचा फ्रांसिस्को परिवार की ज़मीन जायदाद की देखभाल करते थे। लियोनार्डो उसके साथ हर जगह जाता था। वो जैतून के पेड़ों और अंगूर के बेलों को बड़े ध्यान से देखता था। इससे लियोनार्डो की प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ा। जब लियोनार्डो सिर्फ 4 साल का था तब उसने अपने चाचा के साथ एक प्रचंड समुद्री तूफान को आते हुए देखा। तूफान के रास्ते में जो भी कुछ आया वो एकदम से तहस नहस हो गया। तूफान उनके शहर विंची के पास से ही होकर गुजरा, इसलिए वे तूफान को अच्छी तरह से देख पाए। लियोनार्डो इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। तब से वे प्रकृति के जादू और उनकी शक्ति का मुग्ध हो गए। ये जो तूफान का दृश्य दिखाया गया है उसे देख रहे हैं लियोनार्डो विंची और उनके चाचा जी साथ में। लियोनार्डो अनेकों अद्भुत प्रतिभाओं के साथ पैदा हुआ था। वो देखने में बहुत सुंदर था और अपने व्यवहार से किसी को भी अपना मित्र बना लेते थे। वो बहुत होशियार भी थे। वो अपने दिमाग में हमेशा कोई न कोई समस्या हल करते रहते थे। वो खुद तय करते थे कि उसे क्या सीखना है, पर तभी कोई अन्य समस्या उनका ध्यान आकर्षित कर लेती थी। लियोनार्डो हमेशा अपनी कॉपी में कुछ न कुछ नोट करते रहते थे। उसके लिखने का तरीका भी बहुत अजीबोगरीब था। वो हमेशा बाएं हाथ से उल्टा लिखा करते थे। उनकी लिखाई को पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे आईने में देखकर पढ़ना। ये उनके द्वारा कुछ लिखी गई नोट्स हैं जो अपनी कॉपी में लिखा करते थे। लियोनार्डो अपने शहर विंची में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, पर उसकी अद्भुत प्रतिभा से उनके टीचर अच्छी तरह अवगत थे। मैं तुम्हें गणित में इसके आगे नहीं पढ़ा सकता, लियोनार्डो। जो टीचर थे जो वो समझा रहे हैं, इस दृश्य में दिखाया गया है लेफ़्ट साइड। वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको गणित में इससे आगे कुछ नहीं पढ़ा सकता, लियोनार्डो। एक परेशान टीचर ने उनसे कहा, मुझे जितना भी आता था मैं तुम्हें सिखा दिया। जो टीचर थे वो बोले कि मुझे जितना भी ज्ञान था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। लियोनार्डो संगीत की कक्षा में जाता था। वहाँ उसने लॉयर नाम का वाद्ययंत्र सीखा। जल्द ही वो खुद अपने गीत भी लिखने लगा। मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर गीत और मधुर आवाज़ कभी नहीं सुनी, लियोनार्डो के संगीत शिक्षक ने कहा। लियोनार्डो न केवल हर बात को अपनी नोटबुक में लिखता था, वो इटली में गांव-गांव घूमता रहता था और वहाँ की सुंदरता को अपने सुंदर चित्रों में उकेरता था। यह कुछ दृश्य है जो उनके द्वारा चित्रित किया गया है, गांव के दृश्यों का, जो अपनी नोटबुक में उकेरते थे।
अंत में सेर पियरो को यह महसूस हुआ कि लियोनार्डो में चित्रकारी की अनूठी प्रतिभा थी। उन्होंने लियोनार्डो के कुछ चित्र अपने एक करीबी मित्र एंड्रिया डेल वेरेशियो को दिखाए। वेरेशियो फ्लोरेंस में आर्ट का एक सफल स्कूल चलाते थे। जो वेरेशियो हैं उनके समकक्ष उनके पिताजी लेकर गए थे। क्या मैं लियोनार्डो को डिजाइन सीखने वाले स्कूल में भर्ती करूं? जो उनके पिताजी थे वो बोले, क्या मैं लियोनार्डो को डिजाइन सीखने वाले स्कूल में भर्ती करूं? सेर पियरो ने पूछा वेरेशियो से। वेरेशियो लियोनार्डो के चित्र देखकर दंग रह गए। उसने पियरो से बेटे को अपने आर्ट स्कूल में दाखिल होने को कहा। यह खबर सुनकर लियोनार्डो बेहद खुश हुए। एक गांव में रहने के बाद मुझे फ्लोरेंस बहुत बड़ा और अजीब शहर लगेगा, लियोनार्डो ने कहा, पर मैं वहाँ पर मुझे कई नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिलेगी। फिर 12 साल की उम्र में लियोनार्डो फ्लोरेंस चले गए। वो वहाँ अपने पिता के साथ सरकारी ऑफिस के सामने रहने लगा। उसके पिता सेर पियरो फ्लोरेंस में ही काम करते थे। वेरेशियो के आर्ट स्कूल में लियोनार्डो ने झाड़ू लगाने और अन्य छोटे छोटे काम करना शुरू किए, पर जल्द ही वो ब्रश और पेंट बनाने लगा और चित्रकारी के लिए फ्रेम पर कैनवास खींचने लगा। स्कूल में सब छात्र प्रकृति के चित्र बनाकर ही सीखते थे। लियोनार्डो की और जल्द ही उसके टीचर का ध्यान आकर्षित हुआ। लियोनार्डो मिट्टी के छोटे छोटे मॉडल बनाता था। इसके लिए वो कपड़ों के टुकड़ों को प्लास्टर में भिगोता था। उसके बाद में मॉडल सख्त हो जाते थे। अब मैं उस मॉडल को अच्छा आकार दे सकता हूँ, लियोनार्डो ने समझाया। ये लियोनार्डो है जो वेरेशियो के स्कूल में झाड़ू पोछा या अन्य छोटे छोटे काम किया करते थे सीखने के दौरान। तुम्हारा आइडिया कितना लाजवाब है, वेरेशियो ने कहा। तुम्हारा आइडिया कितना लाजवाब है, वेरेशियो ने कहा। हम सभी को चीज़ों को ध्यान से देखकर उससे सीखना चाहिए। ये उनकी कलाकृतियाँ हैं, जो ड्राइंग है। बहुत ही सुंदर लाइनें रहती थी लियोनार्डो विंची जी की लाइनों में, बहुत ही। अगर लियोनार्डो किसी व्यक्ति के चेहरे पर चित्र बनाना चाहता था तो फिर उस व्यक्ति के पीछे पीछे पूरे दिन घूमा करता था, जिससे उस इंसान का चेहरा उसे एकदम अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर लियोनार्डो जल्दी से घर वापस आकर ऐसे चित्र बनाता था जैसे वो व्यक्ति वहीं उसके पास में ही हो। किसी भी चित्रकार को एक दर्पण जैसा होना चाहिए, वो कहता था। उसे अपने सामने की चीज़ को हूबहू प्रतिबिंबित करना चाहिए। लियोनार्डो को आर्ट स्कूल में बहुत मज़ा आया। उसे फ्लोरेंस एक प्रेरित शहर भी लगा। 1466 में मध्यरात्रि के समय फ्लोरेंस में एक भयानक बाढ़ आई। कई घर और चर्च बाढ़ के पानी में डूब गए। घोड़े अपने अस्तबलों में डूबकर मर गए। जो घोड़ों को रहने का स्थान है उसे अस्तबल बोलते हैं। बाढ़ जल्द ही खत्म हो गई, पर उसके द्वारा मचाई गई तबाही बहुत ही दर्दनाक और भयानक थी। इससे एक बार दोबारा लियोनार्डो को प्रकृति की भीषण शक्ति का आभास हुआ। यह जो है तूफान आने के बाद, बाढ़ आने के बाद का दृश्य है, जो पानी भर गया था बिल्डिंगों में, उसे दर्शाया गया है। ये उनकी कुछ और अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, ड्राइंग्स हैं। उसी समय फ्लोरेंस में एक भीषण प्लेग फैला। उसके बाद फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो मेडिसी ने लोगों में उत्साह भरने और उनका दिल बहलाने के लिए तमाम पार्टियां आयोजित की। उन जलसों के लिए वेरेशियो के स्टूडियो को तमाम बैनर और विशेष पोशाकें डिजाइन करनी पड़ी। लियोनार्डो, क्या तुम मिलान के ड्यूक के लिए एक हेलमेट डिजाइन कर सकते हो? वेरेशियो ने पूछा था लियोनार्डो से। लियोनार्डो एक बेहद सुंदर हेलमेट डिजाइन किया। एक दिन सेर पियरो विंची में अपने पुश्तैनी घर में थे। तभी उनसे खेत में काम करने वाले एक किसान ने एक मदद मांगी। मैंने अंजीर के पेड़ का तना काट कर उसकी एक ढाल बनाई है। क्या आप फ्लोरेंस में किसी चित्रकार से
उस पर चित्र बनवा सकते हैं। उस किसान ने बदले में मछली और शिकार देने का वादा किया, इसलिए सर पियरो ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। जब लियोनार्डो ने ढाल को देखा तो उसने कहा, मैं उसे ऐसे पेंट नहीं कर सकता हूँ, पहले मुझे उसे आकार देना होगा और पॉलिश करना होगा। लियोनार्डो ने ढाल को बदलकर उसे एक बेहद सुंदर कलाकृति बना दी। फिर उसने उस पर डिजाइन के बारे में सोचा और वो उस पर पेंट करेगा। मुझे पता है, मैं उस पर अपनी कल्पना से एक नया प्राणी पेंट करूँगा, लियोनार्डो ने कहा। उसके लिए मैं 5 छिपकलियों, सांपों और चमगादड़ का अध्ययन करूँगा और उन्हें मिलाकर एक भयानक राक्षस बनाऊँगा। ये सोच रहे थे लियोनार्डो विंची। जब सर पियरो ने उस पर ढाल को देखा तो वो डर के मारे उछल पड़े। उन्हें वो एकदम असली राक्षस लगा। बहुत अच्छा, लियोनार्डो ने कहा, मुझे ढाल की काफ़ी सटीक प्रतिक्रिया मिली। अब आप उसे ले जा सकते हैं। वेरेशियो ने एक सैन साल्वी के धार्मिक मठ में एक विशाल पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो की मदद मांगी। यीशु के कपड़े उठाए एक परी को पेंट करने का वहाँ लियोनार्डो विंची को मौका मिला। उस समय लियोनार्डो की उम्र कम थी, पर उसकी पेंटिंग लाजवाब थी। तुम्हारी पेंटिंग वाकई में आलीशान है, वो मेरी पेंटिंग से बहुत भी बेहतर है। जो वेरेशियो थे वो लियोनार्डो विंची जी के बारे में तारीफ करते हुए बोले, तुम्हारी पेंटिंग वाकई में आलीशान है, वो मेरी पेंटिंग से भी बेहतर है। अब आगे से मैं कभी भी रंगों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वेरेशियो ने कहा, कसम खाते हुए कि आगे से अब मैं रंगों का इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। सर पियरो और लियोनार्डो की खुशी और आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब वेरेशियो ने लियोनार्डो को आर्ट स्कूल में अपना पार्टनर बना लिया। जो वेरेशियो थे वह लियोनार्डो को अपने स्कूल का पार्टनर तक बना लिया। इतने प्रभावित हुए अपने शिष्य से। लियोनार्डो को जानवरों से बेहद प्रेम था। 20 साल की उम्र में वे शाकाहारी बन गया। पहले ये नॉनवेज वगैरह खाते थे, फिर वे उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वे शाकाहारी बन गए। वे पिंजरों में बंद चिड़ियों को इसलिए खरीदता था जिससे कि वो उन चिड़ियों को कैद से रिहा कर सके। वो उड़ती हुई चिड़ियों को अध्ययन करके उनके चित्र भी बनाता था। काश मैं भी उड़ पाता, उसने सोचा कि फिर उसने एक ऐसी उड़ने वाली मशीन डिजाइन की जो अपने पंख फड़फड़ाती थी। उसने एक हेलीकॉप्टर का भी डिज़ाइन किया। बहुत ही कल्पनाशीलता था लियोनार्डो विंची के दिमाग में। यह उनके द्वारा चित्रित हेलीकॉप्टर के कुछ डिजाइंस हैं। साइकिल के असली निर्माण के 300 साल पहले ही लियोनार्डो ने साइकिल डिज़ाइन की थी। जो लियोनार्डो विंची थे वो साइकिल का डिज़ाइन पहले ही कर चुके थे, जबकि साइकिल 300 साल बाद बनी थी। उसने मिलान के ड्यूक को एक पत्र लिखा, सम्मानीय महोदय, मैंने ऐसे 36 रहस्यमय आविष्कार किए हैं कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग में आपकी सहायता कर सकते हैं। उनमें से एक सेना का टैंक भी था। ये जो है टैंक है सेना का, ये नीचे का है, पहिया वगैरह लगे हैं, ये ऊपर से छतरी नुमा बना हुआ है। लियोनार्डो में इतने हुनर थे और उसने इतने नए नए आविष्कार किए थे कि लोगों को यकीन नहीं होता था। ये लियोनार्डो विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग है, लास्ट सपर। जो ईसा मसीह हैं वो अंतिम भोजन करते हुए हैं। उनको यकीन नहीं होता था कि कभी पृथ्वी पर वाकई में उस जैसा जिंदा इंसान पैदा हुआ। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है लियोनार्डो विंची की मोनालिसा। लियोनार्डो की 75 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उस समय फ्रांस के महाराजा ने उसे अपने गले लगाया था। आज लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग मानी जाती है। यह मोनालिसा पेंटिंग है जो बहुत ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।